का एक और जो पॉइंट है जो काफ़ी लोग शायद मेरे से एग्री भी करेंगे, जब आपने अगस्त 2022 में आई थिंक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी आरबीआई ग्रेड बी की, तो आपने डिसाइड कैसे किया कि मुझे पहले फेज़ 2 करना है ESI एंड FM और फिर मुझे फेज़ 1 पे जाना है? एवरीवन, आई काइंडली स्पेयर योर अटेंशन फॉर अ मिनट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रणामिका सरकार, इन्होंने रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम क्लियर किया है। और मतलब वैसे जो हम यहाँ पे एस्पिरेंट्स देखते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे पहले कि यूपीएससी बैकग्राउंड वाले होते हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट्स वाले होते हैं, बट इनकी एक खास बात यह है कि इन्होंने जो भी एग्जाम आज तक दिया है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है और आरबीआई ग्रेड बी भी इन्होंने पहले अटैम्प्ट में क्लियर किया है। तो लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर हर। और ये असम से हैं एंड इन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स किया है और फिर SBI PO में अभी वर्किंग भी हैं। हाँ जी। और इन्होंने बहुत मेहनत करी है। मतलब अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी एक लाइन में अगर समराइज़ करूं तो 9-10 घंटे की जॉब के बाद ये अपना खाना बनाने के बाद पढ़ाई करते थे। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मोटिवेशन, और हर किसी के लिए मोटिवेशन रखनी बहुत ज़रूरी है, बट हम रख नहीं पाते हैं। बट शी इज़ वन सच एग्जाम्पल जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर किया है। एंड वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू प्रणामिका। थैंक यू सर। और आप कुछ समराइज़ करना चाहें अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे? Yes, so my name is Pranamika Sarkar. I'm from Guwahati, Assam. And speaking about my education background, I have completed my graduation in mathematics from Cotton University in 2020. And in 2021, I appeared for various banking examination. I appeared for SBI Clerk, RRB PO, IBPS PO, and SBI PO. I worked for RRB PO for 1.5 months. And then I joined SBI. While working in SBI, I prepared for RBI Grade B, and I appeared the exam this year in 2023, and this was my first attempt. Or yeah, I would like to thank my parents. My father is here. Uncle, please. Yeah. Family support, and by God's grace, yeah, I am able to clear this. And after joining SBI PO, actually I got to know about this exam, and I never thought I would be able to make it, because since I am from maths background, and I never studied economics and finance or such subject. So I studied from EduTap. I would like to mention this course because I studied from this course, and yeah. Thank you. Actually, शायद अंकल ने आपको पहली बार आरबीआई के बारे में बताया था। हाँ, my father said me that I should try for this exam at least. ग्रेट। और इनके बारे में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि SBI PO ज्वाइन करने तक इनको आरबीआई के बारे में पता नहीं था। No, उसके बाद इन्हें आरबीआई के बारे में पता लगा, और 2022 में पता लगा और 23 में एग्जाम क्लियर। तो आप देखोगे कितनी मेहनत करी होगी, और बहुत कम टाइम में इन्होंने मेहनत करी विद जॉब। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम एस्पिरेंट्स देखते हैं काफ़ी परेशान होते हैं जॉब के साथ मैनेज करने के लिए स्टडीज़। शी डिड इट, एंड अगेन मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और अगर किसी को क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। I made my mind very clear that जितना भी working hour क्यों ना हो, I would study for at least 3 hours every day. So I'm a late night owl. I cannot wake up early in the morning. So I fixed my time from 10 PM to 2 AM. उसके बीच में 1 घंटा मैं खाना बनाने के लिए रख दिया था वो अपने लिए। बाकी 3 hours I used to study. एंड एक और पॉइंट है प्रणामिका के बारे में कि जब ये फेज़ 2 देके आई थी तो इन्होंने 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। शी वॉज नॉट श्योर कि मेरी सिलेक्शन इस बार हो पाएगी। Yeah, I started again revising all my notes. No, actually I think no. So I think कि since syllabus बहुत ही vast है इस एग्ज़ाम का, so it's not possible कि दूसरे कोर्स से सारा syllabus complete करो, टाइम भी उतना नहीं होता है। तो I thought कि I would dedicatedly just focus on one particular course.
पहले पढ़ के कंप्लीट करके मॉक सारे लगा के देख लेती हूँ. एंड या आई नेवर गिव ए सेकंड थॉट कि आई वुड स्विच टू अदर कोर्सेज बिकॉज यही था कि इसी से प्रिपेयर करके रिवाइज करके मैं पहले देख लूँ. उसके बाद जब आप पढ़ रहे थे कोई 5 ऐसी चीजें जो आपको फ्रस्ट्रेट की हो या फिर लगा हो कि यहाँ पे इनको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? एक्चुअली सब फ्रस्ट्रेटिंग बात यही था मेरे लिए कि सिंस मैं मैथ्स में पढ़ी हूँ तो आई डिड नॉट हैव दैट हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर. क्लास 12 तक ही लास्ट मैंने आंसर लिखी थी. तो वो एक मेरे लिए एक चैलेंजिंग था बिकॉज एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए मुझे 2 से 3 मिनट लगता था अच्छे से. तो वो एक था. एंड आई यूज्ड टू राइट वन आंसर डेली फॉर लास्ट 4 to 5 months. आई रोट वन आंसर डेली. फिर खुद ही एनालाइज करती थी, खुद ही अपने बैचमेट्स को भी शेयर करती थी. कोई कोई मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्ज़ाम का. तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए होता था तो वो लोग सजेस्ट करते थे. एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली वन आंसर. वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए बिकॉज आंसर राइटिंग हैबिट नहीं था मेरा. जो आपने बताया दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, मतलब आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि एडुटैप को अगर आपने फीडबैक देनी हो 5 areas to improve. 5 एरियाज आपके बहुत गंदे हैं, आप इनको इम्प्रूव कर लो. नहीं ऑनेस्टली दैट इज समथिंग आई वांट टू नो. कुछ तो मुझे पता है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आप भी वही बता रहे हो या कुछ अलग है. ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे. नो. बेस्ट है. चलो. Any other question? हाँ जी. उसमें मैं एक लाइन ऐड करूंगा, सॉरी फॉर आंसरिंग, कि गुवाहाटी सेंटर में पहला इंटरव्यू इनका था. मतलब शी वाज द फर्स्ट वन टू गो फॉर द इंटरव्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे. And when I entered the interview room, so I was expecting the panel members, जैसे कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि जाके पहले अपने इंट्रोडक्शन देंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे. बट टू माई अटर सरप्राइज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गॉट व्हेन आई एंटर्ड द रूम वाज टेल अस व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी बिकॉज AI तो दूर दूर तक का मैं पढ़ी भी नहीं इसके बारे में. एंड आई थॉट कि बैंकिंग के बैकग्राउंड्स के बारे में पहले पूछेंगे, बट नहीं, वो लोग कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे थे. एंड देन फिर हाँ उसके बाद देन वो लोग स्टार्टेड टू क्वेश्चन अबाउट माई एजुकेशन बैकग्राउंड. एंड सिंस आई वाज वर्किंग इन SBI तो वर्किंग प्रोफाइल्स वो सब वर्क डिटेल्स के बारे में पूछ रहे थे वो लोग. नो अभी तक कुछ सोचा नहीं मैंने. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपके साथ बोला you have decided कि I used to prepare for 3 hours a day. So have you made a certain set of study plan कि क्या आपने बोला डिस्क्रिप्टिव में आप लिखते हाँ जी. स्टडी प्लान में होता है ये नो एक्चुअली मेरा प्लान यही था कि फॉर द फर्स्ट 2 to 3 months आई विल कंप्लीट इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स ये सब मेरे सब्जेक्ट्स में था नहीं कभी. And then after completing economics, I made a plan that I would study finance and management दोनों साथ ही complete करना है और economics revise करना है. तो I planned this. And yeah, for prelims, since I completed the syllabus for other banking examination. सो प्रीलिम्स के लिए मैं बस मॉक्स लगाती थी. उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा करके वैसा कुछ पढ़ी नहीं नया करके. आई जस्ट यूज टू गिव PO मेंस लेवल मॉक्स. एंड फेज 2 के लिए यही था स्ट्रैटेजी कि पहला 2 महीने में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर फाइनेंस एंड साइड बाय साइड करंट अफेयर्स में डेली देख रही थी थोड़ा. एनी अदर क्वेश्चन? ओके मैम, हमारे अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहें. नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि मेरी बेटी का देखा हूँ डेडिकेटली कोई भी चीज़ में, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे ऐसे ही करें. पेरेंट्स तो सपोर्ट दे सकते हैं, बाकी आजकल जो है इनके पास इतना टैलेंट है. बिल्कुल सब कुछ नया टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. बट मुझे लगता है अंकल हमारे समय तो कुछ और. बिल्कुल, क्योंकि आप एयरफोर्स में तो काफ़ी डिसिप्लिन तो आपने मेंटेन, वही डिसिप्लिन वो मेंटेन करते देखते थे. एक घर पे जो माहौल होता है उस हिसाब से. मैम ये एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है फॉर द अचीवर्स, ये आपको यहाँ पे लगाना है. एंड मैम एक बुक है आपके लिए, आई थिंक आप रीड करते होंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, आपको हेल्प करेगी काफ़ी.
एंड एक ये आपका मनी प्लांट है जो आपको हेल्प करेगा टू ग्रो योर Thank अर्निंग you. एंड ऑल। Thank you so ग्रेट much. मैम, ग्रेट, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो शायद आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आज ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रणामिका सरकार, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद जॉब और विद ड्यू प्रिपरेशन। तो प्रणामिका, वेलकम टू दिस सेशन। Thank you, sir. तो दोस्तों, मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करता हूँ रिगार्डिंग प्रणामिका सरकार। इन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स किया है इन 2020 फ्रॉम कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया और सारे एग्जाम्स इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, भले ही वो IBPS हो, भले ही वो RRB PO हो, भले ही वो SBI क्लर्क हो, भले ही वो SBI PO हो, सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने फाइनली SBI PO ज्वाइन किया इन 2022। और SBI PO की जॉब करते हुए इनको पता लगा RBI ग्रेड बी के बारे में, और फिर उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही RBI ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई किया। तो आज इस सेशन में आपके लिए बहुत सारी लर्निंग्स होने वाली हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जिसने इस एग्ज़ाम को 1 साल की प्रिपरेशन में विदाउट हैविंग नो यूपीएससी बैकग्राउंड क्लियर किया है। तो ध्यान से देखिएगा ये सेशन। प्रणामिका, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको आरबीआई ग्रेड बी के बारे में कैसे पता चला? So when I got selected in SBI, so my father was the one who told that you should definitely try at least for this examination. मुझे SBI ज्वाइन करने से पहले इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं था। So yeah, I would like to thank my father. पापा ने ही बोला कि आप एक बार दे के देखो, and then I researched what are the syllabus and all that. जब हम एक नई जॉब में जाते हैं ना, तो हम थोड़े से खुश हो जाते हैं कि यार रिलैक्स हो गए, चलो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई। तो उस टाइम पर फादर ने बोला कि भाई बेटी, एक और टारगेट आपके सामने आरबीआई ग्रेड बी। तो ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा सा इस जॉब को एंजॉय करती हूँ, तब सोचूंगी बाद में? नहीं, एक्चुअली मेरे पापा ना पहले से ही ऐसे हैं, बिकॉज उससे पहले द फर्स्ट एग्ज़ाम दैट आई गॉट क्लियर्ड वाज SBI क्लर्क। देन माय फादर टोल्ड दैट यू शुड वेट फॉर RRB PO रिजल्ट, एंड देन हाँ, वो भी मैंने क्लियर किया। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग RRB PO ही टोल्ड दैट SBI PO का भी देख ले, वो होता है। तो ही वांटेड मी टू जॉइन SBI इवेंचुअली एज अ PO। तो उसके बाद हाँ, फिर SBI PO ज्वाइन करने के बाद आई थॉट ही वुड, या ही वॉज वेरी हैप्पी डेफिनेटली, बट देन हाँ, उन्होंने और एक टारगेट मेरे सामने रख दिया कि सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो उन्होंने बोला कि जो पढ़ाई का जो एक कंसिस्टेंसी है वो एक बार ब्रेक होने से थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाता है फिर टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सी द सिलेबस, गो थ्रू इट। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिसाइड करने दिया कि वेदर आई शुड गो और नॉट। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जनरली जब हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, बट आई थिंक आपको फ्लो के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो एक नए एग्जाम को आप उसी टाइम अगर प्रिपेयर कर ले तो ज़्यादा बेटर आपकी जो है स्ट्रेंथ हो जाती है। एंड शी इज़ वन सच एग्जाम्पल। प्रणामिका, जनरली जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोचते हैं तो उससे पहले हम रिसर्च करते हैं कि इस एग्ज़ाम में कैसे हमें अप्रोच करना है, और वो रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जब आप पहली बार किसी ऐसे एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं जिसके लिए आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आपने कैसे रिसर्च करी इस एग्ज़ाम के बारे में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गूगल डाउन द सिलेबस। वो मैंने जॉट डाउन किया क्या क्या सिलेबस है। एंड जो फेज़ 1 का जो सिलेबस था मेनली, वो तो बाकी बैंक POs सिलेबस के साथ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो मेरे लिए टास्क था वो फेज़ 2 के सिलेबस थे, बिकॉज वहाँ पे आई गॉट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड ऑल दिस सब्जेक्ट्स वर वेरी न्यू टू मी। कभी मैंने पहले पढ़ाई नहीं किया ये सब सब्जेक्ट्स में। Then I read about the topics, all the chapters. फिर मैं सोचा कि हाँ, अभी अगर स्टार्ट करना है तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। Then I went through online courses, because since I was working, so it was not possible for me to go for any offline coaching. और फिर ये सब्जेक्ट्स भी न्यू थे, सो सेल्फ स्टडी थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था अगर मैं खुद ही अगर बुक से पढ़ाई किया तो, बिकॉज आई नेवर अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम बिफोर। तो कैसा क्वेश्चंस आते हैं, क्या नहीं होता, मुझे कुछ मालूम नहीं था। सो देन आई केम टू नो अबाउट एडुटैप। फिर एडुटैप when I came to know about it, then I first of all I made a proper plan कि हाँ, after
my job because I had no fixed timing कि मैं घर कब लौटती हूँ उसका कोई fixed timing नहीं था. It could be 7-8 PM, कभी 8:30 भी बज जाता है. तो then I fixed the timing कि हाँ daily I have to study at least 3 hours if I need to get the syllabus done. तो I fixed the timing from 10 PM to 2 AM. 4 hours, but out of 4 hours I used to study 3 hours, 1 hour for my cooking and all. And then yeah, first of all I thought that I would study about I would complete the economics paper. तो economics paper मैंने complete किया 2 से 3 महीने में. उसके बाद I started management. तो मैनेजमेंट जब मैंने पढ़ाई किया तो साइड बाय साइड आई वाज रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस में. मैं करंट अफेयर्स मेनली मैं ऑफिस टाइम में ही देखती थी. जब थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले, जैसे लंच टाइम हो गया या जब कस्टमर्स नहीं होते हैं तो फ़ोन खोल के ऐसे ही एक एयरपोर्ट ऐसे डाल लिया कान में और मैं सुनती थी. बिकॉज दैट टाइम गुरकीरत सर एंड आई वुड लाइक टू मेंशन देवांशु सर्स MCQ बेस्ड क्लासेस बहुत हुआ करते थे. तो वही सब मैं सुनती थी. द मेन टाइम आई वॉज वर्किंग ऑल्सो एंड फिर आने के बाद आई यूज्ड टू रिवाइज इकोनॉमिक्स एंड आई वॉज कंप्लीटिंग द अदर लेफ्ट आउट पोर्शन जो भी थे. एंड या यही मेरे फेस टू का प्रिपरेशन था. एंड प्रणमिका, जब आपने पहली बार इस एग्जाम का सिलेबस देखा होगा तो आपको 2 चैलेंजेस पक्का दिखे होंगे कि एक तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, बिकॉज यू आर फ्रॉम BSc मैथमेटिक्स, कभी बड़े बड़े आंसर नहीं लिखे होंगे. एंड सेकंड चैलेंज कि आपको FM और ESI दिखा होगा जो आपने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, इवन नॉट इवन इन SBI एंड PO प्रिपरेशन. तो वो चैलेंज ने आपको डेटर नहीं किया कि यार रुक जाए इस एग्जाम के बारे में सोचने से पहले? नो, आई हैव दिस फेथ इन माई सेल्फ. अगर कोई भी इंसान अगर अपने ऊपर फेथ रखता है कि ठीक है, बिना ट्राई किए तो कोई भी चीज़ में गिव अप नहीं करना चाहिए, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली कि हाँ, मेरा फेथ था कि स्कूल में तो आंसर्स हम लिखते थे, तो अभी बहुत उसके बाद बहुत सारे साल के गैप्स हो चुके थे कि मैंने आंसर्स राइटिंग नहीं किया. बट आई बिलीव्ड कि हाँ, अगर मैं फिर से अगर मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट 1-2 महीना थोड़ा सा आंसर्स वैसा मेरा बनता नहीं था, बिकॉज आई यूज्ड टू टेक 2 to 3 minutes टू फ्रेम इवन वन सिंगल सेंटेंस. तो उसके बाद फिर हाँ, आई थॉट कि डेली 1 आंसर्स लिखूँगी मैं. आई कंटिन्यूड दिस फॉर 4 to 5 months और डे बाय डे जैसे ही मैं लिखती गई माई आंसर्स गॉट बेटर. And I even have other friends, those who are preparing for this examination. तो मैं क्या करती थी, एक आंसर लिखती थी और उन लोगों को भेज देती थी. तो वो लोग मुझे सजेस्ट करते थे कि हाँ, यू शुड इम्प्रूव दिस. तो ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हुआ आंसर्स का. राइट. तो आपने पहले सेल्फ रिव्यू भी किया और दोस्तों से भी रिव्यू करवाया अपना. हाँ जी. और इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुई. हाँ जी. प्रणमिका, एक और जो पॉइंट है जो काफ़ी लोग शायद मेरे से एग्री भी करेंगे कि जॉब लाइफ बैंकिंग में बहुत टफ है. बिकॉज आपको डेली कस्टमर डीलिंग करनी है. देयर वर सम डेज जहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आर्गूमेंट हो जाता है ना कस्टमर के साथ, और उस दिन आगे फिर आपको कुकिंग भी करनी है और फिर आपने पढ़ाई करनी है, वो भी 10 से 2 रात को. तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है इतनी? मोटिवेशन यही था कि आई थॉट कि हाँ, अगर सिंस आई वाज इन प्रोबेशन पीरियड, तो आई थॉट कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि आफ्टर कन्फर्मेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाता है. प्रोबेशन में द मेन टास्क इज़ टू लर्न थिंग्स. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बट उतना भी नहीं होता जितना आफ्टर कन्फर्मेशन हो जाता है. तो आई थॉट कि दिस इज़ माई गोल्डन चांस. अगर इस पीरियड में अगर मैं अच्छे से पढ़ के निकाल ली तो ठीक है. अदरवाइज़ हाँ, आई थॉट कि अगर इस बार अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट बार फिर से दूँगी. बट RBI में जाना था मुझे. तो वही मोटिवेशन घर वाले से भी मिलता था. डेली जब मैं फ़ोन करती थी ऑफिस से आने के बाद तो मम्मी पूछते थे कि कितना पढ़ाई. आई यूज्ड टू डिस्कस माई डेली टारगेट्स विथ माई मम. तो मम्मी को मैं बोलती थी पहले कि मम्मा आज ना मुझे जाके 3 घंटे में ये कंप्लीट करना है. एंड शी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट कि हाँ तुमने कंप्लीट किया. वो शी डजंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग द सिलेबस, बट वो ये क्वेश्चन ज़रूर करते थे कि तुमने कंप्लीट किया. तो सपोज़ एक दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया तो एक दिन मैं बोले ठीक है मैं नहीं किया, कल पढ़ाई नहीं की. तो मम्मी बोले ठीक है कल से कर लेना. सपोज नेक्स्ट दिन में मेरा गैप गया तो थर्ड डे मुझे वो एक फीलिंग आ जाए कि नहीं और चीट नहीं कर सकते, अभी फिर से पढ़ना ही है. एंड हाँ, वैसे ही मोटिवेशन मिलता था. एंड ड्यूरिंग दिस जॉब आपकी 3 बार ट्रांसफर भी हुई. हाँ जी. अर्बन पोस्टिंग एंड रूरल पोस्टिंग. हाँ जी. और रूरल पोस्टिंग में थोड़ा से डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं, लाइक नेटवर्क कनेक्शन एंड आपका जो सेटअप है वो चेंज हो जाता है. तो उसने भी आपकी पढ़ाई को जो है ऑल्टर किया होगा, डेटर किया होगा. डेटर इन द सेंस कि जब
पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह जब होता है तो उसी प्रोसेस में ना 10-15 डेज जो है अपने को सेटल होने में, एक दूसरे जगह वहाँ के फिर नए लोग उसे एडजस्ट होने में, सेटल होने में, चीज़ें इधर उधर हो जाते हैं, तो ये सब ठीक करने में 10-15 डेज़ का एक ब्रेक लग जाता है। और फिर आफ्टर 15 डेज़ व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट अगेन, तो मुझे फिर से एक जो सपोज एक आंसर लिखने का जो एक फ्लो था वो थोड़ा सा होने से भी एक ब्रेक लग जाता है, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज था पोस्टिंग में। एंड कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन अगेन, जब आपने अगस्त 2022 में आई थिंक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी आरबीआई ग्रेड बी की, हाँ जी। तो आपने डिसाइड कैसे किया कि मुझे पहले फेज 2 करना है ESI एंड FM और फिर मुझे फेज 1 पे जाना है? मतलब कोई स्ट्रेटजी वीडियो आपने देखी थी या किसी टॉपर की सक्सेस स्टोरी देखी थी? नो, एक्चुअली ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजी था, बिकॉज सिंस फेज़ 1 का जो सिलेबस था वो बाकी बैंक PO एग्ज़ाम्स के साथ सेम थे, तो आई थॉट कि जो व्हाट वाज न्यू वाज द इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑल दिस पेपर्स। सो मैंने सोचा कि सिंस ये मेरे वीक पॉइंट हो सकता है अगर मैंने अच्छे से अभी से नहीं किया तो, एंड एज वी ऑल नो कि फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 का उतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम्स के बीच, 15 से 20 दिन का टाइम, हाँ, मैक्स टू मैक्स होता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ न्यू कमर लाइक मी कि बेसिक से स्टार्ट करके फिर 20 डेज़ में सारा रिवाइज करो। सो आई स्टार्टेड अर्ली इन 2022। आई थॉट कि हाँ, मैं पूरा एक साल अपना 100% दे के देख लेती हूँ, नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर से दूँगी, और वही था। तो अगेन FM ना बहुत ट्रिकी कंपोनेंट है, ESI फिर भी हम थोड़ा सा न्यूज़पेपर से देखते रहते हैं, इकोनॉमिक्स है ना, एंड पढ़ने में समझ भी आ जाती है। फाइनेंस इज आई थिंक मोस्ट ट्रिकी, तो फाइनेंस कंपोनेंट को कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि इट इज टोटली डिफरेंट फॉर यू, मैनेजमेंट थ्योरी है, कवर हो जाती है, नो डाउट अगेन इट इज आल्सो ट्रिकी, बट फाइनेंस थोड़ा टफ लगता है ना बच्चों को इनिशियली जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे होते हैं, तो आपने उस कंपोनेंट को कैसे प्लान किया? फाइनेंस क्या था कि मैं आफ्टर कंप्लीटिंग द इकोनॉमिक्स पोर्शन व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फाइनेंस, 4 से 5 मंथ्स लग चुके थे मेरे जस्ट समझने में। एक बार सब कुछ समझ लिया, उसके बाद व्हेन आई रिवाइज्ड फॉर 2 to 3 टाइम्स, उसके बाद मुझे क्लैरिटी मिला कि हाँ ठीक है, फिर मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। इट टुक टाइम, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एक बार में अगर समझ नहीं आता है तो 2 से 3 बार रिवीजन के बाद हो जाता है वो। एंड प्रणामिका, डोंट यू थिंक कि इस बार अगर हम आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न देखें फेज 1 का, तो QRE के जो क्वेश्चंस हैं दोज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन? हाँ, रीजनिंग तो आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, जब मैंने फेज़ 1 का पेपर देके जब मैं बाहर आई तो मुझे आई वॉज वेरी श्योर अगर रीजनिंग में पास हो गई तो मैं पूरा पेपर पास कर लूँगी, बिकॉज रीजनिंग वॉज वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट इवन वन सिंगल पजल। हाँ, जब मैं 45 मिनट्स हमको मिलता है और 45 मिनट्स में द फर्स्ट 25 मिनट्स बस 2 पजल्स, एक पजल मैंने स्टार्ट किया, 15 मिनट्स आई ऑलरेडी वेस्टेड ऑन सॉल्विंग इट, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था मुझसे, बिकॉज रीजनिंग का जो पोर्शन था वो सबसे लास्ट में मेरे को मिला था, और ऑलरेडी आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड बाकी 3 सेक्शन देके, और वो आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट। बट ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस कम किया था, आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट मेंस लेवल पजल, बट नहीं हो पा रहा था उस टाइम। देन आई थॉट कि नहीं, 15 मिनट्स ऑलरेडी आई हैव वेस्टेड ऑन इट, सो आई शुड स्विच द क्वेश्चन। फिर दूसरा पजल का क्वेश्चन मैंने लिया, उधर भी आई वेस्टेड 10 to 12 मिनट। आई गॉट ओनली 15 to 17 मिनट्स लेफ्ट एंड आई हैवंट अटेम्प्टेड वन सिंगल क्वेश्चन इन रीजनिंग। तब मेरा BP और हाई हो चुका था उस टाइम में। आई थॉट कि ऐसा होने से तो बाकी 3 सेक्शन आई डिड इट वेरी वेल, ऐसा होने से तो इस सेक्शन में ही मेरा वो लग जाएगा फिर। तो उसके बाद आई फिर थॉट कि नहीं, अगर पजल्स नहीं हो पा रहा है तो नॉन पजल्स क्वेश्चन ही सही। देन आई वेंट थ्रू द पेपर, जितने भी नॉन पजल्स क्वेश्चंस थे कुछ कुछ लास्ट में थे, तो आई सॉल्व्ड देम एंड आई सॉल्व्ड 9 क्वेश्चंस, आई गॉट 9 ओके इन रीजनिंग। इट इज वेल अबव द कट ऑफ। हाँ, 9 और 10 या 9 और 10 मैक्स टू मैक्स 9-10 ही मैंने अटेम्प्ट किया था और उतना ही मिला मुझे रीजनिंग में, और सारे नॉन पजल्स क्वेश्चंस थे। प्रणामिका, यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे डाउट नहीं हुआ कि जनरली क्या करते हैं बैंकिंग वाले कि मॉक टेस्ट लगाते हैं QRE के? हाँ जी। वो पढ़ते नहीं, बेसिक्स कवर नहीं करते हैं शायद, उनको लगता है कि हमारा बेसिक ऑलरेडी कवर्ड है, अब प्रैक्टिस करते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन और फिर सीधा जाए एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो वहाँ पे लगा डाउट हुआ कि मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बैकफायर कर रही है? नो, एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, सो क्या हुआ था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कर पा रही थी और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो पहले मैं कर पाती थी वो नहीं हो पा रहा था, बिकॉज आई टुक
1 year ब्रेक। क्वांट्स रीजनिंग अगर प्रैक्टिस मैं अगर प्रैक्टिस नहीं करती हूँ तो 5-6 महीने के बाद इफ़ यू गिव मी द सेम क्वेश्चन मैं फिर से स्लो हो जाऊँगी उधर। तो फिर हाँ जो टॉपिक्स मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल चुकी थी या आई रियलाइज्ड कि हाँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जैसे बोट एंड स्ट्रीम वगैरह जो इजी थे, बट सिंस आई वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस सो थोड़ा सा आई फेल्ट दैट कि हाँ मुझे फिर से क्लासेस लगाना चाहिए। तो फॉर फेज़ 1 जो टॉपिक्स मुझे लग रहा था कि हाँ आई फॉरगॉट और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आई अगेन आई स्टडीड दैट। और मॉक्स मेरा चालू था, मॉक्स में एवरी 2 days एक सेक्शंस का मॉक लगाती थी बिकॉज सिंस मैं पढ़ती थी ओनली 3 hours तो उधर पॉसिबल नहीं था कि पूरा पेपर का मॉक लगाऊं। तो एक सेक्शन आइदर क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश मैं हर एक ऑल्टरनेट डेज में करती थी। एंड प्रणामिका, आप जब फेस 2 दे के आए तो यू आर नॉट श्योर कि मेरी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी एंड आपने अगेन प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो व्हाट वाज द रीज़न कि आपको आप अटेम्प्ट करके आपको फीलिंग नहीं आई कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी इसमें? एक्चुअली ये था कि सिंस ये मेरा पहला अटैम्प्ट था तो जितना भी मैं क्वेश्चंस लिख के आई, आंसर्स जितना भी लिख के आई, आई डिडंट स्किप इवन 1 क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन अगर मुझे नहीं भी आता था, बट हाँ आई सपोज कुछ एक रिपोर्ट के बारे में आया, आई रिमेंबर कि इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आए हुए थे जो WHO या IMF का कुछ एक रिपोर्ट के बेस्ड पे थे। वो वाला एक्चुअल रिपोर्ट मुझे याद नहीं, इवन इफ आई स्टडीड बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स। हाँ, तो और एक एक रिपोर्ट ऐसे याद नहीं बिकॉज मैं उतना रट्टा नहीं मार सकती, तो एक एक रिपोर्ट्स वैसा याद नहीं था मुझे, बट उससे मिलता जुलता और एक रिपोर्ट आई रिमेंबर्ड इट वेरी वेल। तो मैं क्या किया कि हाँ दोनों ही क्लाइमेट के ऊपर था, तो मैं वो क्वेश्चंस थोड़ा सा टैक्टफुली स्मार्टली आंसर मैंने बनाया। आई नो कि इट इज़ नॉट द एक्यूरेट आंसर, बट ऐसे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, बट आई डिडंट लीव देम ब्लैंक, आई डिडंट लीव देम ब्लैंक। तो वैसे ही मैं जब मैंने अटैम्प्ट करके पूरा जब पेपर सॉल्व करके जब मैं आई वापस घर, तो मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस तो मेरे एक्यूरेट नहीं हैं, तो आई डोंट नो इफ़ आई एल एबल टू मेक इट और नॉट। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक फॉर 15-20 days एंड टू स्टार्ट अगैन, बिकॉज क्या होगा नहीं तो फिर से जब तक फाइनल रिजल्ट आउट होगा तब तक आई विल हैव ओनली लेस अमाउंट ऑफ टाइम, फिर से मुझे पहले से रिवाइज करना है तो मुझे फिर से टाइम लग जाएगा कवर करने में। सो यही था कि हाँ RBI तो जाना है इस साल, नहीं तो अगले साल तो जाना ही है, तो इसीलिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। ग्रेट अगेन अ लेसन फ्रॉम हर कि आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। सक्सेस गारंटी नहीं होती, बट आपको हमेशा प्रिपेयर करते रहना होता है उस सक्सेस के लिए। एंड प्रणामिका, वन मोर क्वेश्चन कि जो ESI है वो डायनेमिक होता जा रहा है। आप अगर क्वेश्चन भी देखें ऑब्जेक्टिव में तो काफ़ी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि टू मच टू कवर एंड टू लेसर टाइम। तो आपने करंट अफेयर को किस तरीके से प्लान किया? करंट अफेयर्स के लिए जो था कि उतना मुझे टाइम नहीं था कि सारा एक एक रिपोर्ट स्कीम जो है आई कवर्ड जितना हो सकता है उतना मैंने किया। एंड करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट डायनेमिक है, तो आई स्टडीड फ्रॉम फॉर करंट अफेयर्स आई स्टडीड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यूट्यूब से मैंने स्पेशली पढ़ाई की करंट अफेयर्स का, और कुछ कुछ है जैसे अफेयर्स क्लाउड है, वहाँ पे भी मतलब वेन एवर आई गेट टाइम आई यूज टू फिक्स कि हाँ ऑफिस में एटलीस्ट आधा घंटा से 1 घंटा तो निकालना ही है जैसे भी करके। व्हेन आई यूज टू हैव टी ब्रेक, तो चाहे तो बस एक बहाना होता था, आई वुड जस्ट रीड करंट अफेयर्स, तो वहाँ से 15 मिनट निकल गया, उसके बाद फिर अगला टी ब्रेक में और 15 मिनट निकाल लिया, लंच ब्रेक में और 20 मिनट निकाल लिया, ऐसे करके मैं 1 घंटा में निकालती थी ऑफिस में। एंड आई स्टडीड MCQs बेस्ड सेशन फ्रॉम देवांशु सर एंड गुरकिरत सर, जो भी इकोनॉमिक्स पेपर 1 के जो भी वो लोग लेते थे सेशंस, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। अदर सोर्सेज भी मैंने फॉलो किया था यूट्यूब से ही। मेनली करंट अफेयर्स मैंने वैसे ऑफिस में ही मैंने पढ़ा मोस्टली, बिकॉज उतना टाइम नहीं था आके फिर से करने का। आई यूज टू पुट माई एयर प्लग ऑन, और इधर मैं काम करती थी, इधर में करंट अफेयर्स मेरा चालू था। और जब मैं मॉक्स लगाती थी वीकली बेसिस में, आई यूज टू गिव करंट अफेयर्स बेस्ड मॉक्स, तो तब कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉमन गिरते थे और जो जो नए होते थे आई यूज टू मेमोराइज इट।
तो ऐसे करके मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा एंड किया। प्रणामिका, अगर मैं आपका शेड्यूल देखूँ ना, पूरे टाइम पढ़ते ही जा रहे हो, ऑफिस में भी पढ़ रहे हो, रात को आके भी पढ़ रहे हो, तो बर्नआउट फील नहीं हुआ कभी भी? या आई ऑल्सो यूज्ड टू गेट एग्जॉस्टेड। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा एक था कि 10 दिन में कंटिन्यूस पढ़ूंगी, उसके बाद एक दिन एटलीस्ट मुझे ब्रेक चाहिए, और वो एक दिन में कुछ नहीं करती थी। आई यूज्ड टू गो ऑफिस, आई यूज्ड टू कम, ऑफिस में भी कुछ पढ़ाई नहीं करती थी वो एक दिन, बस ऑफिस से आती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल, और कुछ नहीं। उस दिन मैं खाना भी इनफैक्ट नहीं बनाती थी खुद से, एक दिन पूरा अपने लिए वो। सही है। तो कोई हॉबीज़ आपने अगर शेयर करना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के साथ? हॉबीज़ एज सच ऐसा कोई हॉबी नहीं है। जब भी फ्री टाइम मिलता है, अगर एक दिन भी मुझे छुट्टी मिलता था, आई यूज्ड टू रन टू होम, घर पे जाना है। और जब भी ऐसे कोई फ्री टाइम मिलने से, आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। आई ट्रैवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मतलब वो जो आसपास जो नॉर्थ ईस्ट, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो आसपास जो भी है घूमने निकल जाती थी। एंड अदरवाइज घर पे होने से आई लाइक कुकिंग। ये मैं एक नया जो आई नेवर यूज्ड टू डू कुकिंग बिफोर, बट जब अभी सिंस मेरा पोस्टिंग हुआ, अकेले ही खाना बनाना है, तो एक दिन खाना बेकार हुआ था, 2 दिन बेकार हुआ, फिर तीसरा दिन जब खाना अच्छा बनने लगा, आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट ऑन दैट। तो एंड प्रणामिका, वन मोर थिंग जो SBI के एस्पिरेंट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। तो आपके साथ भी कोई पीयर ग्रुप था इस एग्जाम की प्रिपरेशन में? हाँ, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज़ ऑल्सो करेंटली नाउ प्रिपेयरिंग फॉर RBI। तो हम दोनों ने ना मिलके डिस्कस करते थे। वो भी लास्ट ईयर दिया था एग्ज़ाम, एंड कुछ कभी ऐसा होता था कि सिंस ही वॉज ऑल्सो इन SBI, सो ही नोज़ माई पेन कि ऑफिस में हाँ आज ये हो गया, ही यूज़ टू अंडरस्टैंड इट। तो जब भी मैं घर जाती थी, आई यूज़ टू आस्क हिम कि हाँ क्या पढ़ना है आज, हम ऐसे डिस्कस करते थे। एंड कभी जिस दिन मेरा मोरल लो होता था, ही यूज़ टू पुश मी कि नहीं RBI जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा। और कभी उसका मोरल डाउन होता था, तो आई यूज़ टू पुश हिम। ही, और वही एक इंसान है जिसको मैं डेली बेसिस पे एक आंसर लिख के मैं भेजती थी। ग्रेट। एंड प्रणामिका, अगर मैं आपके इंटरव्यू की बात करूँ तो थोड़ा फनी सा वो एक इंस्टेंस बना था कि आपसे पहला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछा, हाँ, एंड देन आपसे जो क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड का पूछा वो आप आंसर नहीं कर पाए। हाँ तो वो जी, आप शायद हाँ स्टोरी जी। नरेट करना चाहें स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, हुआ ये था कि व्हेन आई एंटर्ड, so the first question they asked me is about what do I think about artificial intelligence, and I was not prepared for that because I thought कि जैसे कि हम पहले से एक माइंड मेकअप Right. करके जाते थे कि हाँ हम जाएंगे पहले, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, फिर वर्किंग एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क प्रोफाइल, ये सब के बारे में। बट दे आस्क्ड मी समथिंग एल्स, सो थोड़ा सा उधर मैं थोड़ा नर्वस हो गई, बट हाँ आई आंसर्ड दैट ऑल्सो वेरी वेल। फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स अच्छा था। देन दे आस्क्ड व्हाई डू आई वांट टू जॉइन RBI और SBI, सिंस आई वाज वर्किंग इन SBI, तो वर्किंग प्रोफाइल के बारे में पूछा। आपने इस क्वेश्चन का, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों के लिए। Okay, I answered it in 3 points. The first point is, since RBI is a central bank of our country, so working as an officer in such an organization, it is an honor. Right. And secondly, RBI has various departments. So if I get the chance to work with this organization, I would get much huge exposure. Right. I would get to learn a lot. I will get more opportunities. And thirdly, from career-wise point also, it was a higher rank job than what I was posted. एंड फिर एक पाई वाला क्वेश्चन के बारे में? हाँ जी, उसके बाद फिर लास्ट का 10 मिनट्स दे आस्क्ड मी अबाउट माई एजुकेशन बैकग्राउंड सिंस आई वाज फ्रॉम मैथमेटिक्स. So the first question they asked me, tell us what is pi. So I answered the value of pi is 22/7. Then they told me, we are not asking you the value, tell us the definition. उसके बाद मैं थोड़ा nervous हो गई because I couldn't recall the exact definition. Then who invented pi and all such questions. कुछ compound interest का भी उन लोगों ने पूछा था कि एक question दे दिया था principal का कोई value, and then they asked me if we compound it monthly, what will be the exact value. कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला मेरे को याद था, बट फिर माइंड में ही सॉल्व करके फिर बोलना इट वाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट. तो हाँ, उसमें भी आई फंबल्ड. फर्स्ट 15 मिनट्स वाज ग्रेट, लास्ट 10 मिनट आई फंबल्ड अ लॉट. सो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि आफ्टर इंटरव्यू आई थॉट कि नहीं अगले साल के लिए प्रिपेयर करना मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए.
बट या ओवरऑल इंटरव्यू वाज गुड। एंड प्रणमिका, यू आर द फर्स्ट वन टू गो फॉर द इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ जनरली जी। हम ये वेट करते हैं कि यार कोई और इंटरव्यू में जाए, थोड़ा हमें टाइम मिल जाए, हम थोड़ा हाँ जी। एक्लेमेटाइज हो जाए सिचुएशन में, हाँ है जी। ना, थोड़ा एक गेट टू नो फीलिंग आ जाती है। बट आपके केस में ऐसा नहीं था, यू आर हाँ द जी। फर्स्ट वन टू गो। तो हाँ उसको जी। कैसे मैनेज किया? मतलब जैसे ही पता लगा आपको कि यू आर द फर्स्ट वन जो आप जाओगे इंटरव्यू में, तो थोड़ा नर्वस हुए या फिर कि पहले एक्चुअली एवरी सिचुएशन हैज प्रोज एंड कॉन्स। सो क्या हुआ कि व्हेन आई रिमेंबर व्हेन आई गिव SBI PO इंटरव्यू ड्यूरिंग दैट टाइम, माय नंबर वाज 3 और 4। तो तब क्या हुआ था, जो पहले जो कैंडिडेट्स जाते हैं तो वो लोग जब निकलते हैं क्यूरियोसिटी होता है कि हाँ क्या पूछा, बिल्कुल। क्या आंसर करने हैं। तो उस सिचुएशन में ना कैंडिडेट्स और नर्वस हो जाते हैं कि सपोज मैं जब निकली तो मुझसे बाकी कैंडिडेट्स पूछे थे कि व्हाट हैव दे आस्क्ड। तो मैंने बोला कि ऐसे व्हाट इज़ पाई, ये सब। वो लोग और नर्वस हो गए। फिर दे स्टार्टेड गूगलिंग एंड ऑल दैट। एंड इस सिचुएशन में क्या होता है, इंटरव्यू में इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, बिकॉज सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने भी नहीं दिया था। लास्ट का 10 मिनट्स एज आई सेड आई फंबल्ड अ लॉट, बट इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। इट्स अबाउट हाउ काम यू आर, हाउ कामली यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आते हों, बट हाँ नर्वसनेस में बहुत लोग आंसर्स जानते हुए भी भूल जाते हैं या फंबल करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दे नो द आंसर बट नर्वसनेस में बोल नहीं पाते, सो दे टेक अप खामखा लॉट ऑफ टाइम। सो ऑल दिस आर आई थिंक नेगेटिव, हाँ नेगेटिव एस्पेक्ट। एंड सिंस मैं पहला कैंडिडेट थी तो थोड़ा सा नर्वस मैं थी, बट देन आई थॉट कि हाँ जो भी क्वेश्चंस हैं अल्टीमेटली आंसर्स मेरे को ही करना है। तो या विद दैट फेथ आई जस्ट वेंट ऑन। एंड प्रणमिका, जब आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, यू हैव द फीलिंग कि यूपीएससी वालों से कम्पीट करना है, ऑलरेडी जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया उनसे कम्पीट करना है, तो कभी उसने डिमोटिवेट किया इस फैक्टर ने कि आई एम कम्पीटिंग विद दोज व्हिच आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years और फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड हैविंग गुड कमांड ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऐसी कोई फीलिंग आई? see since I know every situation has two sides, हाँ pros and cons. So मेरा ये था कि हाँ I was competing with those who are maybe studying 8 to 10 hours every day, Right. but also I'm working. तो since I'm financially stable now, not stable I would say, but yeah At good position. हाँ at good position, मेरे को वो उतना वैसा प्रेशर नहीं था कि what if I don't clear then I would have to sit at home or something, ऐसा कुछ था नहीं। बस कि हाँ मैं I'll give my best, अगर होता है ठीक है, नहीं होता है फिर अगले साल दे दूँगे। एंड प्रणमिका, एक और पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी डिसाइड कि वी हैव टू प्रिपेयर थ्रू कोर्सेज और वी हैव टू प्रिपेयर थ्रू सेल्फ स्टडी? That I think every individual has his or her choices. कुछ लोगों को सेल्फ स्टडी करके अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में जाके अच्छा लगता है, बट आई वाज वन कि हाँ मुझे घर पे बैठ के कोई एक पर्टिकुलर कोर्स फॉलो करके फिर खुद ही पढ़ के वैसा मुझे मेरा था, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स आई स्टडीड एट होम ओनली, आई नेवर वेंट टू ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑल। तो मेरा ये था कि एक वो फेथ था कि हाँ अगर मैं अच्छे से डेडिकेटली अगर एक कोर्स या 1 या 2 कोर्स से ऐसा अगर मैं पढ़ती हूँ और उसी में अगर मैं अपना 100% देती हूँ तो मे बी आई विल गेट थ्रू इट। और कोर्सेज लेना है या नहीं लेना है, दैट आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। एंड you prepared with EduTap course. हाँ जी। So what were the deciding factors to choose EduTap as an for your preparation journey? I came to know about this course from one of my friends, and she appeared this exam last उससे पहले वाले साल भी in 2022, and she was able to make it in the phase 1. And since she suggested me कि तू भी पढ़ के देख इस कोर्स से, this course is good, so I took this course. एंड प्रणमिका, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन कि क्या एडवाइस होंगी उन बच्चों के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की, जो फ्रेशर हैं जिनको काफ़ी डाउट है मन में, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? सो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना जो वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स है वो आइडेंटिफाई करिए। यू नीड टू फिक्स अ टाइम कि हाँ डेली बेसिस में 2 घंटा 3 घंटा जो भी है आप अपने हिसाब से जस्ट बी कंसिस्टेंट विथ इट। एंड अगर एक दिन अगर ब्रेक हो भी जाता है 1 या 2 दिन, देन जस्ट मेक श्योर इट डजंट हैपन ऑन द 3rd डे, नहीं तो वो फ्लो एक जो बनता है ना वो फिर लाने में फिर टाइम लग जाता है। एंड या आफ्टर फिक्सिंग द टाइम, आफ्टर बीइंग कंसिस्टेंट, जस्ट
गो थ्रू योर प्लान, मेक ए प्रॉपर प्लान कि कोई स्टूडेंट ऐसे होता है कि एवरी डे 2 से 3 सब्जेक्ट्स हर 1 घंटा से टच करता है, बट कोई ऐसे होता है जैसे मेरे टाइप का कि नहीं, आई फर्स्ट कंप्लीट दिस पेपर, देन आई गो दिस पेपर एंड रिवाइज दैट. सो आप अपना प्लान अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर बनाइए. जो अपनी वीकनेस है वो पहले आप ठीक कीजिए, जस्ट वर्क ऑन इट एंड ट्राई कि हाँ वो जो लैब्स है आप वो डेली बेसिस पे आप वर्क करिए. जो आपके स्ट्रेंथ पॉइंट है, ऐसा नहीं कि हाँ आई एम गुड एट दिस पेपर सो आई विल कीप दिस एट लास्ट. हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार वो पेपर को भी टच करिए. गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट विल गिव यू साइट कि हाँ कि ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आ रहा है, पैटर्न्स ऐसे लेवल पे जा रहे हैं या ऐसे चेंज हो रहा है. गो थ्रू दी PYQs, फॉलो 1 or 2 कोर्सेज, जस्ट डोंट फॉलो मोर देन दैट बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है कि आप सब कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे, विच इज़ वेरी ट्रू बिकॉज दैट सिलेबस इज़ वेरी वास्ट एंड बहुत डायनेमिक है. कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, नो वन नोस. सो जस्ट गो एनालाइज द पेपर, फॉलो any course that you like dedicatedly and be consistent on your studies and just have faith on yourself कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ ठीक है, एक बार नहीं होता है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जस्ट डोंट गिव अप. जो आपके ड्रीम्स है स्टिक टू दैट कि हाँ ये मेरा ड्रीम है, अपने को फॉलो करना ही है और डेली बेसिस पे वर्क करना है उधर. इट इज़ सच अ ग्रेट एडवाइस एंड गाइज आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा. एंड एक चीज़ जो आपने पक्का सीखी वो ये कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट. क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो और बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहे तो आप ये एग्ज़ाम पक्का क्रैक कर पाओगे. एंड सेकंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. और आप अगर सफलता के चरम पर भी हो, आप टॉप पर भी हो, तो भी आपको हार नहीं माननी, आपको और अपने आप को जो है मोटिवेट करना है, तभी आप एक हायर गोल पे पहुँचोगे, जो कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है. थैंक यू प्रणामिका फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू.